मुझे पूरी उम्मीद है कि जावास्क्रिप्ट की ये सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही होगी। साथ ही मुझे ये भी उम्मीद है कि जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट पहले पढ़ के रखी हुई है उन्हें भी बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा और आपके कमेंट्स इस बात की गवाही भी देते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे कमेंट्स हैं। आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस कोर्स को। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन इस कोर्स से, जो कि मैंने बढ़ा दी है, वो मैं डेफिनेटली पूरी करूं। तो आज के लेसन में हम लोग देखने वाले हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में, जो कि जावास्क्रिप्ट में। देखिए, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं और उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में भी होती है। अब इसके पहले आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर पढ़ रखी है तो आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सिमिलर दिखाई देंगे। कुछ जो फ़र्क होगा आप उस पर नोटिस करेंगे। जैसे अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ के रखी है तो सी लैंग्वेज में कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कैसी थी और जावास्क्रिप्ट में कैसी हैं, क्या अंतर है, आप उनको ऑब्जर्व करेंगे। आपने पाइथन लैंग्वेज अगर पहले पढ़ के रखी हुई है तो आप पाइथन लैंग्वेज के साथ कंपेयर करेंगे। और यदि आपने कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो आपको पहले बार से, शुरुआत से चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। शुरुआत करते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की। और कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम बोलते किसको है? तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट आर इंस्ट्रक्शंस दैट डिटरमाइन द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, वेदर इट शुड बी एग्जीक्यूटेड, स्किप्ड और रिपीटेड। देखिए, तीन चीजें मैंने बोली हैं यहां पर, एग्जीक्यूटेड है ना, शुड बी एग्जीक्यूटेड, स्किप्ड और रिपीटेड। कंट्रोल स्टेटमेंट्स वो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं जिनके कारण हम किसी कोड को या तो एग्जीक्यूट होने दे रहे हैं, या हम उसको टोटली स्किप कर दे रहे हैं, या हम उसको रिपीट कर रहे हैं। इनमें से कुछ भी करने की फैसिलिटी जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हमें दे रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं। हो सकता है हमने अपने प्रोग्राम में कुछ लाइंस लिख के रखी हुई हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये लाइंस चले। अरे भाई, नहीं चले तो फिर लिखा क्यों? नहीं, देखो, कभी चले और कभी ना चले, मतलब किसी कंडीशन पे डिपेंड करता हो कि ये कंडीशन होगी तो चले, ये कंडीशन नहीं होगी तो ना चले। जैसे आप एटीएम पे जाते हो तो क्या हमेशा ही वो पैसा विड्रॉ करता है? नहीं, पैसा विड्रॉ करने का कोड तब चलता है जब आप पैसा विड्रॉ करने का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। यदि आपने बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो पैसा विड्रॉ नहीं होता है। यानी कोड तो दोनों का लिखा हुआ है ना, लेकिन कोड दोनों तो नहीं चल रहा है हर बार। अगर मान लीजिए आप एटीएम जाते हैं और वहां पे आप पैसा विड्रॉ नहीं करते हैं, आप सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी करके आ जाते हैं, तो क्या आप ये सवाल उठाएंगे कि प्रोग्रामर ने कोड क्यों लिखा पैसा विड्रॉ करने का? क्योंकि मैंने तो पैसा निकाला ही नहीं। अरे भाई, अगला ग्राहक आएगा, वो हो सकता है जब ट्रांजैक्शन करे तो वो पैसा निकाले, क्योंकि ये उसकी सर्विसेज में एक सर्विस है, तो इसकी कोडिंग तो करनी पड़ेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार वो चले। वैसे ही अगर हमें कुछ कोड ऐसा चाहिए जो खास मौके पे चले वरना ना चले, तो हम स्किप करना चाहते हैं उसको, तो फिर हमें कंट्रोल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। या कोई और सिनेरियो हो सकता है जिसमें हमें कोड को रिपीट करने की ज़रूरत पड़ रही है। हम लिख एक बार रहे हैं पर वो चले बार बार, तो भी हमें कंट्रोल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैरायटी ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं। तीन तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स की हम बात करेंगे यहाँ पर: डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट एंड जंप स्टेटमेंट्स। तो आज के लेसन में हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में आपके पास ये 5 तरीके होते हैं। आप इफ का यूज करिए, इफ एल्स का यूज करिए, इफ एल्स इफ का यूज करिए, जिसको एल्स इफ लैडर भी बोलते हैं, और कंडीशनल ऑपरेटर, जिसके बारे में हमने ऑपरेटर्स में भी पढ़ा था, इसी को हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक स्विच केस भी होता है जिसकी मदद से हम डिसीजन कंट्रोल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं इफ का सिंटैक्स। बहुत ही सिंपल है। आपने इफ कीवर्ड लिखा, पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखी, करली ब्रैकेट से उसकी बॉडी बनाई। देखिए, जो कंडीशन होती है ना, ये ट्रू फॉल्स में इवैल्यूएट होती है। या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी, दोनों में से ही कुछ एक होने वाला है। अगर ये ट्रू होगी तो इस ब्लॉक में लिखा कोड रन होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कोड स्किप हो जाएगा। जैसे हम लोग एक कोड लिखकर देखते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखता हूँ। लेट x की वैल्यू में कर देता हूँ 25, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये नंबर पॉजिटिव है। तो मैंने लिखा इफ x ग्रेटर देन 0, और फिर मैंने लिख दिया console.log पॉजिटिव। इससे हमें पता चल गया पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये नॉन पॉजिटिव है तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगी, और उस केस में हम लिख सकते हैं console.log और नॉन पॉजिटिव, इस तरीके से। तो अब जैसे मान लीजिए इस कोड को हम चलाएं
पॉजिटिव आएगा क्योंकि 25 है वैल्यू। अगर मैंने वैल्यू यहाँ पे 25 ना दी होती, -25 दी होती, तो ये नॉन पॉजिटिव बोल रहा होता। इनफैक्ट अगर 0 भी लिखता तो ये नॉन पॉजिटिव बोलता। अब आपको मालूम होना चाहिए 0 जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नहीं होता, इसलिए नॉन पॉजिटिव उसे बोल सकते हैं। अब आपने क्या किया कि ये एक स्टेटमेंट लिखा है इफ़ ब्लॉक के अंदर। देखिए एक रूल ये भी है कि अगर इफ़ ब्लॉक के अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो ये करली ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है, बट वो आपकी चॉइस है। पर जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामर्स को मैंने देखा है ये करली ब्रैकेट हमेशा ही लगाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप लगाइए, क्लैरिटी रहती है। अब ये जो इफ़ स्टेटमेंट है ये अलग है और ये वाला इफ़ स्टेटमेंट अलग है, तो आप पूरे प्रोग्राम में कितने भी इफ़ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। ये जो ब्लॉक के अंदर कोड है इसके बारे में हो रहा है डिसीजन इस कंडीशन के आधार पे कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, वरना ये स्किप हो जाएगा। तो अब दोनों पे आपने कंडीशंस लगाई हुई। अब कई बार क्या होता है कि आप बोलते हो कि जैसे ये पर्टिकुलर केस है कि ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो डेफिनेटली ये वाली फॉल्स होगी। भाई सीधी सी बात है ना, एक्स की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो 0 से छोटी तो नहीं हो सकती, कुछ एक ही हो सकता है ना। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये डेफिनेटली फॉल्स है, और अगर ये वाली कंडीशन, पहली वाली कंडीशन अगर फॉल्स है तो डेफिनेटली दूसरी वाली कंडीशन ट्रू है। इसको बोलते हैं ये दोनों कंडीशन एक दूसरे की पूरक हैं, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जब कभी ऐसा हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एल्स लिख सकते हो। यस, तो मैं एक काम करता हूँ, ये एग्जाम्पल लिखे रहने देता हूँ क्योंकि ये तो मैं नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और एक नए सिरे से एग्जाम्पल लिख देता हूं, जैसे कि ये एल्स। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को कर देता हूं कमेंट, और ये देखिए अब मैंने यहां पर एल्स लिख दिया। इफ एल्स का सिंटैक्स कैसा है, जैसा दिख रहा है, इफ कंडीशन इज ट्रू ये ब्लॉक को चलाओ, नहीं तो ये ब्लॉक को चलाओ। तो ये पूरा लॉजिकली ना एक ही स्टेटमेंट माना जाता है। अब कंडीशन एक ही रहती है, एल्स के साथ कभी भी आप कंडीशन नहीं लिखेंगे। एल्स जो है वो इफ के साथ ही आएगा, बिना इफ के आप एल्स नहीं लिख सकते। अगर आपको एल्स लिखना है तो इफ ब्लॉक के तुरंत बाद लिखिए। अगर बीच में आपने कोई और स्टेटमेंट लिख दी है यहां पर, तो फिर ये एल्स गलत जगह पे लिखा है, ऐसी एरर आएगी। तो हमको क्या करना है, इफ ब्लॉक के तुरंत बाद ही एल्स लिखना है, अगर एल्स लिखना चाहते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले एग्जाम्पल देखा उसमें हमने एल्स नहीं लिखा था। ठीक है, अब एल्स की कोई सेपरेट कंडीशन नहीं होती। जो इफ के साथ कंडीशन लिख रहे हो ना, इसके दो पॉसिबल रिजल्ट हैं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू होगा तो इफ का ब्लॉक चलेगा, फॉल्स होगा तो एल्स का ब्लॉक चलेगा, यानी गारंटी है दोनों में से एग्जैक्टली कोई एक ही चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों चल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही नहीं चल रहे हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन चेक हुई है तो जो भी इसका रिजल्ट आया उसके आधार पर कोई एक ब्लॉक सेलेक्ट हो जाने वाला है, तो प्रोग्राम का आउटपुट हमारा सेम ही आने वाला है। देखिए नॉन पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि मैंने 0 लिखा हुआ है, अगर मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया तो ये पॉजिटिव नंबर है, इसलिए पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? अब ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा एक होता है कंडीशनल ऑपरेटर। सेम काम मैं कंडीशनल ऑपरेटर से भी करके बताता हूँ। जैसे मैंने इसी कोड को लिखा दोबारा से, ठीक है, और अब मैं कंडीशनल ऑपरेटर से करने वाला हूँ, तो इस पोर्शन को कर देते हैं कमेंट। अब देखिए कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, क्वेश्चन मार्क और कोलन, दो चीज़ें, क्वेश्चन मार्क और कोलन। कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क और कोलन। तो यहाँ पर पहले हम लिखते हैं कंडीशन, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आप लिखते हैं एक्सप्रेशन 1, और यहाँ पे आप लिखते हैं एक्सप्रेशन 2। इस तरीके से आप स्टेटमेंट लिखते हैं। अब ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 1 चलता है, नहीं तो एक्सप्रेशन 2 चलता है। वही चीज़ तो इफ एल्स में लिख रहे हो, तो इफ एल्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो कंडीशनल ऑपरेटर में। देखिए कंडीशन ये लिखी है, आपको इफ लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधे सीधे x ग्रेटर देन 0 लिखिए और सीधे क्वेश्चन मार्क लगाइए, क्योंकि कंडीशन हो गई। अब कंडीशन अगर ट्रू है तो आपको क्या करना है, आपको ये console.log प्रिंट कराना है, चलाना है। उसके बाद फिर आप कोलन लिखिए, उसके बाद ये एल्स हटा दीजिए और ये console.log यहाँ पर आ जाएगा, और बस इतना ही है। तो ये सेम ही चीज़ है, ये देखिए क्लियर है। अब इसको भी रन करेंगे, आउटपुट सेम ही आएगा, पॉजिटिव। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हो। मान लो ये console.log लिखने से ये काफ़ी बड़ा हो रहा है स्टेटमेंट, तो आप ये console.log यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से भी हटा दीजिए, दो बार लिखना पड़ रहा है ना, तो इसको हटा दीजिए। और अब आप देखिए कि क्या होने वाला है। ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्ट्रिंग सेलेक्ट हो जाएगी, वरना ये वाली स्ट्रिंग सेलेक्ट हो जाएगी। वो एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 में से किसी एक को सेलेक्ट करने का काम करता है। तो जो भी सेलेक्ट किया है उसको मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, तो console.log और फिर इस तरीके से मैं लिख देता हूं। तो ये console.log में मैंने एज एन आर्ग्यूमेंट ये पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया।
तो ये कंडीशनल ऑपरेटर है जो रिजॉल्व होके एक वैल्यू देने वाला है, वो वैल्यू या तो पॉजिटिव है या नॉन पॉजिटिव है। तो इसको एक बार चला के देखते हैं, ये देखिए पॉजिटिव आ रहा है। तो हमने क्या देख लिया, 3 चीज़ें देख ली हम लोगों ने। देख लिया इफ़ देख लिया, फिर हमने इफ एल्स देख लिया, हमने कंडीशनल ऑपरेटर देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इफ एल्स इफ को। इफ एल्स इफ क्या है, ये लैडर है। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास 2 कंडीशंस नहीं होती, मतलब अभी आप इफ एल्स वगैरह कब लिख रहे हो, जब हमारे को 2 कोड में से चूज करना है कि किसको चलाना है। कई बार ये होता है कि हमें 2 कोड में से नहीं, 2 से ज़्यादा कोड में से चूज करना होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने यूज़र के मार्क्स एंटर करवाए है ना, किसी टेस्ट में 100 में से उसको कितने मार्क्स मिले, तो लेट मार्क्स, और मार्क्स की वैल्यू मान लो 73 है, कुछ और भी हो सकती थी, 100 में से मार्क्स हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यदि उसके मार्क्स ग्रेटर देन या ऐसा बोलूँ लेस देन नहीं, ग्रेटर देन ही सही था, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, ठीक है, 90 से ज़्यादा आए, मतलब 100 में से मैं मान रहा हूँ उसके मार्क्स आए होंगे कुछ, तो 90 से अगर ज़्यादा है, 90 के इक्वल या 90 से ज़्यादा है, तो हम प्रिंट कराना चाहते हैं ए ग्रेड, ठीक है, उसको ग्रेडिंग कर रहे हैं हम। अच्छा, मान लीजिए कि उसके 90 से ज़्यादा नहीं है, 90 या 90 से ज़्यादा नहीं है, तो हम एल्स में आएंगे। पर एल्स के तुरंत बाद हम इफ़ लिख दे रहे हैं, क्योंकि एल्स में तो कंडीशन लिख नहीं सकते। एल्स के साथ इफ़ लगाकर आप कंडीशन लिख सकते हो, पर एल्स और इफ़ के बीच में थोड़ा गैप दीजिएगा। और फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 आ रहे हैं। अब आप कहोगे सर अगर 80 से ज़्यादा है तो वो 90 से तो ज़्यादा होंगे ही होंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस कंडीशन को चेक ही तब तुम करोगे जब एल्स में आओगे, और एल्स में तब आओगे जब ये कंडीशन फॉल्स हुई होगी। गॉट इट? तो इसका मतलब 90 से ज़्यादा नहीं होंगे, तभी तो आप एल्स में आए हो, तभी तो आप यहाँ आए हो। तो मुझे वो चेक करने की अलग से ज़रूरत नहीं है कि मार्क्स 90 से कम होने चाहिए। अभी 80 से ज़्यादा है, ऑब्वियसली वो 90 से कम होंगे ही होंगे, तभी तो आप इधर आए हो। अब यहाँ पे लिख देते हैं console.log, और यहाँ पर मैं ग्रेड प्रिंट करा देता हूँ B, एंड इसी तरीके से मुझे एक और बार लिखना है else, और यहाँ पे कर देता हूँ 70, यहाँ पे कर देता हूँ उसकी ग्रेड C, देन एक और बार कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए 60, यहाँ पे उसकी ग्रेड कर दीजिए D, एंड एक और बार कर दीजिए, यहाँ पे कर देते हैं 50 और उसकी ग्रेड कर देते हैं E। क्लियर? अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि इससे बुरा क्या होगा, इससे बुरा एल्स कर सकते हैं। अब कोई इफ़ कंडीशन मैं नहीं लगा रहा हूँ, सीधे एल्स लिख रहा हूँ, और इसमें लिखता हूँ console.log, और मैं कर देता हूँ ये फेल की कैटेगरी में, मतलब 50 मैंने कर दिया पासिंग मार्क्स है कि भाई 50 तो मिनिमम लाने पड़ेंगे, 50 से कम होंगे तो फेल होगा। अब आप देखिए कि मैंने कितने सारे ब्लॉक्स बनाए, इनमें से कोई एक ही चलेगा, एग्जैक्टली एक। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये चल जाएगा, तो एल्स में जाने का सवाल ही नहीं उठता, तो ये सब कुछ स्किप हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इस एल्स में आएंगे और फिर इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला बी प्रिंट कर देगा, और क्योंकि ये ट्रू ही है तो एल्स में तो जाएंगे नहीं, तो ये सारा कोड स्किप हो जाएगा। तो एग्जैक्टली इनमें से कोई एक ही चलने वाला है। अब आप इस पूरे का एंड एल्स पे भी कर सकते हो और एल्स इफ पे भी कर सकते हो। आखिरी जो ब्लॉक है वो एल्स का भी हो सकता है और एल्स इफ का भी हो सकता है। अभी फिलहाल इसको चला के देखते हैं। 73 मार्क्स हमने लिखे हुए हैं, तो 73 के हिसाब से क्या ग्रेड आनी चाहिए इसकी, ये देखिए सी ग्रेड इसकी आ रही है। अगर मान लीजिए इसके मार्क्स होते हैं 23 तो इसमें आता फेल एफ, और अगर उसके मार्क्स होते 91 तो उसे ग्रेड मिलती है। इस तरीके से हम एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल करते हैं। तो आखिरी चीज़ अब बच रही है हमारे पास स्विच केस, उसको और समझ लेते हैं। स्विच केस क्या है? बेसिकली सी लैंग्वेज में आपने स्विच पढ़ा होगा, C++ में है, पाइथन में स्विच नहीं है पर मैच है, जो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था। शुरुआत में पाइथन में मैच का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो यहाँ पर आप एक वेरिएबल बना रहे हो लेट x, और इसकी वैल्यू मैंने कुछ कर दी लेट से 3। ओके, अब मैं लिख रहा हूँ स्विच कर जाओ, जो भी पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन लिखा है उसकी वैल्यू जो भी आ रही है एग्जैक्टली वही वैल्यू जिस केस के आगे लिखी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ console.log। ये मैं console.log लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप बड़ा सा कुछ मल्टीलाइन कोड भी लिख सकते हो, और मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया लेट से 1 या a लिख देता हूँ। एंड इसी तरीके से मैं कई सारे केसेस बना सकता हूँ। मैंने एक और केस बना दिया, एक और केस बना दिया, एक और केस बना दिया। ठीक है, ऐसे मैं कई सारे केसेस बना सकता हूँ, बट याद रखिए केस के आगे जो वैल्यू लिख रहे हैं वो डिफरेंट होना चाहिए।
तो जैसे यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, यहाँ 5 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सभी में मैं कुछ अलग अलग लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ, डी लिख देता हूँ एंड ई लिख देता हूँ। अब ज़रा सोचिए कि क्या आउटपुट आएगा। तो x की वैल्यू 3 है, स्विच x, तो सिंटेक्स बता रहा हूँ, स्विच कर जाओ यानी जंप कर जाओ उस केस के पास जिसके आगे लिखी वैल्यू एग्जैक्टली वही है जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है। एक्सप्रेशन है x की वैल्यू है 3, तो ये सीधे कंट्रोल जंप करके केस 3 पे चला जाएगा। ये स्विच से डायरेक्टली कंट्रोल केस 3 पे चला जाएगा और केस 3 में जो कोड लिखा है, एक लाइन का हो या मल्टी लाइन हो, वो चलेगा। लेकिन क्या उसके आगे ये भी चलेगा? हाँ जी, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, हाँ ये भी चलेगा। यानी ये स्विच केवल जंप कराता है। जंप कराने के बाद ये नहीं चेक करता है कि वो दूसरे केस में चला गया है क्या। उसके आगे जो जो लिखा है वो सब कुछ एग्जीक्यूट करता जाता है। और इसीलिए जब मैं रन कर रहा हूं तो C, D, E तीनों प्रिंट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि C प्रिंट हो लेकिन दूसरे केसेस में ना जाए, तो इसके लिए कीवर्ड होता है ब्रेक। ये जंप स्टेटमेंट है जो मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। तो ये ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, कंट्रोल को तुरंत स्विच के बाहर ले जाता है। तो यहां से कंट्रोल सीधे स्विच के बाहर पहुंच जाता है, इसलिए केस 4 और केस 5 का कोड नहीं चल पा रहा है। पर मान लो यहां पर लिखा होता 1, तो x की वैल्यू 1 होती तो ये सीधे केस 1 पे जंप करता, तो केस 1 का कोड चलता। ब्रेक नहीं मिल रहा है इसलिए केस 2 का कोड भी चलता, ब्रेक नहीं मिल रहा है इसलिए केस 3 का कोड भी चलता, और फिर ब्रेक के कारण बाहर आ जाते। तो ABC प्रिंट होना चाहिए। ये देखिए ABC प्रिंट हो रहा है। आपको लगता है तो आप सब में ब्रेक लिख दो, आपको लगता है कि किसी में ब्रेक नहीं लिखना है, वैसा आप करोगे जैसा आप चाह रहे हो, ठीक है। दोनों ऑप्शन है आपके पास, जैसी ज़रूरत होगी वैसा करेंगे। लास्ट में ब्रेक लगाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसके बाद तो वैसे भी वो बाहर ही जाने वाला है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि x की कोई वैल्यू ऐसी रहती है जो किसी केस के साथ मैच नहीं हो रहा, जैसे 7। अब कोई भी केस 7 नहीं है ना, तो फिर क्या होगा, तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा इसका। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कुछ तो चले, तो फिर मैं इसके लिए कीवर्ड लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड में मैंने कुछ लिख दिया console.log और मैंने कह दिया इनवैलिड वैल्यू, कुछ भी लिख दो। तो फिर अब केस 5 में भी आपको ब्रेक लगा लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है तो ये इनवैलिड वैल्यू प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट में ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ रूल्स और हमको समझने, ज़रूरी नहीं कि डिफ़ॉल्ट लास्ट में लिखो, पर यूजुअली हम डिफ़ॉल्ट लास्ट में लिखते हैं। कोई भी दो केस के आगे कांस्टेंट सेम नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ केस 1 और यहाँ पे भी केस 1 लिखा है, ठीक है, और मान लो मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, तो फिर वो a पे जा रहा है, लेकिन ये वाला केस तो कभी चलेगा नहीं ना। मतलब C लैंग्वेज अगर होती, C++ लैंग्वेज अगर होती, जावा लैंग्वेज अगर होती, तो वो इस केस में एरर दे देता। जावास्क्रिप्ट एरर नहीं दे रही है। क्या हो रहा है, यहाँ से कंट्रोल जंप करके पहले वाले केस पे जा रहा है, क्योंकि वो पहले मैच हो गया। तो आगे ये डुप्लीकेट केस है भी तो कोई एरर नहीं है, लेकिन ये तो कभी चलेगा ही नहीं ना, इसकी बारी कभी आ ही नहीं सकती। इसलिए C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज में ये होता था कि केस में कभी भी इंटीजर कांस्टेंट ही लिख सकते थे या कैरेक्टर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट नहीं लिख सकते थे। पर यहाँ पर आप लिख सकते हो, जैसे 1.1 लिख दिया, 1.2 लिख दिया, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब जैसे x की वैल्यू 1.2 है तो ये b वाले को चला रहा है, तो ऐसा लिख सकते हो आप। इनफैक्ट आप चाहो तो किसी भी टाइप की वैल्यू लिख सकते हो। आपने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दी ABC, ठीक है, एक स्ट्रिंग दे दी आपने ABC। तो अगर x की वैल्यू ABC होगी ना, ABC, तो फिर ये पहला वाला चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी भी टाइप की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हो, स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, अनलाइक C लैंग्वेज। C लैंग्वेज में ऐसा नहीं कर सकते थे, C++ में ऐसा नहीं कर सकते थे, जावा में ऐसा नहीं कर सकते थे, तो थोड़ा डिफरेंस तो है। यहाँ पर आप लिख रहे हो, सपोज करो x ग्रेटर देन 0, ठीक है, और आपने x की वैल्यू रखी हुई है 5। अब सवाल ये उठता है कि x की वैल्यू तो 5 है, ये कंडीशन तो ट्रू है, राइट, x की वैल्यू 5 है तो 5 ग्रेटर देन 0 तो ट्रू है, तो ये पहले वाले केस पे जाएगा या केस 5 पे जाएगा, है ना, सोचने वाली बात। तो एक्चुअल में ये 5 ग्रेटर देन 0 का रिजल्ट क्या आता है, ट्रू या फॉल्स, यानी कि ट्रू आएगा। तो ये ट्रू लिखा हुआ है, इसलिए वो इस पे नहीं जा रहा, क्योंकि ये तो 5 है और ये ट्रू है। x की वैल्यू 5 है और ये केस 5 थोड़ी लिखा है, ये तो केस ट्रू लिखा हुआ है, समझ में। अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह कर दूँ ट्रू, ठीक, तो क्या होगा, तो फिर ये पहले वाले केस में आ जाएगा।
अब ये x ग्रेटर देन 0 कैसे हुआ होगा, क्योंकि ट्रू का मतलब होता है 1, जब ट्रू को कंपेयर कर रहे हो 0 से तो ट्रू का मतलब होता है 1, और 1 ग्रेटर देन 0 ट्रू होता है, तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी ट्रू है और x की वैल्यू भी ट्रू है, तो ये इसके साथ मैच हो रही है। तो आप C लैंग्वेज में तो इधर वेरिएबल लिख ही नहीं सकते थे, पर यहाँ पर देखो आप वेरिएबल भी लिख सकते हो, तो ये वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिलता है। थोड़ा अलग है स्विच, थोड़ा ज़्यादा लिबर्टी है इसके अंदर, पर इंटरेस्टिंग है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट देकर ज़रूर बताइएगा। सिंपल प्रॉब्लम्स हम इसके थ्रू कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का एक और बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है इटरेटिव कंट्रोल, और वो हम लोग देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। कमेंट कीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और डिस्क्रिप्शन सेक्शन को ज़रूर चेक करिए जहाँ पे नोट्स डाउनलोड करने की जगह भी आपको बताई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, और भी इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, एक बार रीड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।